फैसला तो पहले ही आखिर मैनू नहीं नाम मंजूर है यह तो बाकी फैसले तो पहला मलिक साहब जब तक उन्होंने फैसले का पता नहीं लग गया कि मेरे खिलाफ होने लगा तब तक नहीं उन्हें आख्या जदों मेरी गल सुनो ओदी बराड़ तो वड़ैच साहब उतरे ने ना ते वड़ैच साहब ने आख्या भी मैं तुहाडी दोवां दी गल दी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लई है ते मैं हुण जाके ते इहदे ते थोड़ी देर बाद बराड़ ला के ते फैसला करांगा। उन्हें कहा ठीक है, ओदी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। ज़िया भाई ने भी कहा भी इन्हें हुण टाइम ले लिया जज ने, ये हुण जज थोड़ी देर नूं आके अपनी बराड़ ला के फैसला करनगे। उस वेले दोए फरीकैन मुदई भी ते मुलजम भी उस जज दे उत्ते मुतमिन होके उतरे ने उस बराड़ तो। पता है तुहानूं ओहदे बाद जिस वेले इहनूं पता लगा है कि फैसला मेरे खिलाफ होने लगा है इन्हें रौला पाता है। ये तो मैं आमदियां कहा है कि इस गल दे विच कमजोरी वहाई है जज ने कि जज दा काम नहीं सी कि फैसले दी पहला स्मैल किसी नूं आवन दित्ता। दो सैशन होए ने, एक राणे ज़ाहद दी बराड़ ते भी ए मुतफिक असीं दोवें होके गए हैं कि जदों उन्हें कहा मैनूं टाइम दिओ मैं थोड़ा जिहा इहनूं दोबारा ऑब्जर्व कर लवां सारे एविडेंस नूं फिर मैं फैसला दसदा। उस तो बाद उन्हें अफजल वड़ैच ने फिर अपनी बराड़ लाई है, उत्थे बह के उन्हें फिर सारे एविडेंस दोबारा प्ले कीते ने ते ओह लोकां कोलों भी उन्हां दे जिहड़ा राय सी ओह लैंदा रहा। उदों भी राणा ज़ाहद जिहड़ा वे ओह सारी गलबात सुनदा रहा वे, सब कुछ हुंदा रहा। जदों ओह एक नतीजे ते पहुंच गए ने, उन्हां ने आख्या भी चूंकि उन्हें राणे दी बराड़ ते कह के गया सी कि मैं अपनी बराड़ लाण लगा ते मैं उत्थे फैसला देंगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ फैसला ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ महफूज कर लिया, यानी फैसला हो चुका है लेकिन मैं महफूज कर लिया क्योंकि राणा ਜ਼ਾਹਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। सौन जा रहा वो सौन जा रहे सी। राणा ज़ाहिद ने कहा मैं सौन लगा, मैं सौ के उठ के आमना 4-5 घंटे बाद ते तुसी फिर फैसला कर देना बराड़ ला लेना। उस वेले तक भी मुतमिन रहा बिल्कुल। उन्हें ते आके जिस वेले उन्हें पता लग गया ना कि ये हुण मेरे खिलाफ फैसला करन लगे ने ते उस वेले उन्हें रौला पाया मलिक साहब इंसाफ की गल करो। पहली गल है कि जिन्हों एक जुबान नाल मान लई ओहदे तो थिड़े बंदा क्यों? जे चंगा खानदानी बंदा होवे ते बंदा आंदा घोड़े दा घोड़ा भर लांगे। असी अपनी जिहड़ी जुबान कीती है वो नहीं जान लगी, धौण जाए दी गल नहीं जान लगी। लेकिन नगले बंदे आंदे ने गल नूं जान दिओ धौण बचा लो। बंदा नगला होवे क्यों पहला? अमर भाई मेरा एक सवाल है मलिक साहब ते अली साहब, अगर टाइम मैनू दे दो तो बहुत शुक्रिया। करो करो करो। मलिक साहब जी जी गल ये वे कि दुनिया पूरी ते कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है जिथे गवाह गुजर गए, एविडेंस प्रेजेंट हो गया, दोनों साइड दी आर्गूमेंट्स सुन लिया गईयां, फैसले तो 1 मिनट पहले जिसले 1 मिनट पहले एक बंदा आके राणा राशिद ए कहंदा जज नू आपको ये जज भी तस्लीम करते हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ ਅਮਰ ਭਾਈ। करो करो मुकम्मल सी गल। मैं कह रहा ठहर जाओ मलिक साहब, ठहर जाओ साहब। जो बात कर रहे हैं बात उसूल की है, ये बात तो सच है पर है रसवाई की कि जब केस सुना जा रहा था तो अगर आपको जज के ऊपर अदम एतमाद था तो उस वक्त आपने एतराज उठाना था। ये बात है तो पॉइंट की है, गलत तो नहीं है ये भी, लेकिन फिर भी शक का फायदा देकर जो शख्स के खिलाफ फैसला आ रहा है फैसला हो सुनने से पहले वो मुकदमे तो नहीं है यहाँ पर हमने रिपोर्ट लगाई हुई है। अगर वो इतराज कर दे कि मुझे ये जज कबूल नहीं है, मुझे इससे कोई नहीं किसी तरह की खुशबू आ रही है, मैं बताता हूँ सही नहीं देगा। मैं बताता हूँ नहीं मैं बताता हूँ, ठहर जाओ इरफान यार ठहर जा। मैं बताता हूँ
जज पर अदम एतमाद ड्यूरिंग ट्रायल या आखिरी टाइम सिर्फ इस बेस पर किया जा सकता है जिस वक्त आपके सामने नया एविडेंस आ जाता है। अगर आप ये कह सकें देखें जी ये जो केस सुना गया है इसके अंदर एक एविडेंस रहता था जो मैं अब मिल गया है, हम वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, फैसला ना सुनाना। अगर ये ऐसी कोई बात हो तो फिर उसके पास ये हक होता है, वाकई होता है। अगर नया एविडेंस नहीं है, वही पुरानी बातें सारी, वही है एविडेंस सारा, तो फिर क्या बेस क्या है आपकी? ये तो नहीं होता मलक अवान को मैं आज जज मानूं, कल मैं मुझे जिस वक्त मुझे अमर साहब कहे एविडेंस तो सारा आपके खिलाफ जा रहा है राजा साहब, तो मैं कहूँ नहीं मलक साहब आप परा मुझे नहीं गद्दार को किसी वक्त तलत भाई एक मिनट अली भाई, अली भाई जा सकता है। अली भाई एक मिनट, मैं नहीं बोल रहा तलत भाई, रहील भाई कौन बोल रहा है? जड़ा बोल रहा है प्लीज एक मिनट इजाजत दे। देखे प्यारे भाई, वो कहने शादी ते नहीं हुई जंजा जरूर चढ़े हाँ, ये साडा भी रोजमर्रा का काम है, ऐसी मुकदमे कचहरियां चोई सांभिए ते बुढ़े हो गया। ये आपको अगर ये दोबारा केस सुनने को कहा जाए ना तो आप वो बात कर रहे हैं कि हमारे आप दोबारा केस सुनो, हमारे पास कोई नई शहादत या नई ऐसी शहादत आ गई है, ऐसे सबूत आ गए, तो वही आप वो बात कर रहे हो। अदम एतमाद की बात आप उसके साथ कैसे मिला रहे हो? बात सुन तो लेना भाई। मैं समझ गया हूँ मलक साहब, अदम एतमाद पर भी बात कर लेते हैं। क्या एविडेंस नया उनके पास है कि जो उनके साथ नया बात तो सुने ना। बात मलिक साहब, बात यह है कि जो गद्दारी टिक टाक पे जज की अगर पकड़ी जाए आखिरी सेकंड में भी, तो उसको उसका फैसला नहीं माना जा सकता टिक टाक के जज का। अगर उसकी गद्दारी का पता चल जाए कि ये गद्दार निकल रहा है तो आखिरी टाइम तक भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। बात ये है, लेकिन आप फालतू का इस्तेमाल ठीक कर ले। फैसला आने से पहले अगर एक मिनट, फैसला आने से पहले अगर आपको अदम एतमाद हो जाए जज के ऊपर कि मुझे इस पे एतमाद नहीं है, यह का फैसला करेगा बस, तो फिर उसका फैसला नहीं माना जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किसी तरीके से। हाँ, फैसला आने के बाद फिर कोई चीज चुनाव जो भी करे ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको पकड़ कर जबरदस्ती वो सजा देनी चाहिए फैसला आने के बाद। लेकिन फैसला आने से पहले आप अदम एतमाद कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरा केस किसी और जज के पास लगाया जाए, वो सुने, ये जो जज है इसके पास ना हो। मैं मुझे वैसे मलिक साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं दुनिया को, एक मिनट अली साहब एक मिनट, आप क्या समझते हैं कि दुनिया में कोई फैसला भी हो सकता है? कोई मानेगा? ये आप बताता हूँ, अगर आप वकील हैं, जवाब देता हूँ आप अगर वकील हैं, अगर आप वकील हैं तो आपको इतना नहीं पता कि आप किसी जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। आप अपनी कह करके फिर कहते हैं तू चुप कर, जब मैं तेरी नहीं सुन रही। और तो सर नहीं कर सकते ना, ये तो आपकी बनाई हुई बातें हैं ना। सुन तो सकते हैं ना, आप ना करो, सुन तो सकते हो ना, ये सुन भी नहीं सकते। सुना ये है अरे भाई, मैं कचहरियों में होश सांभी है तो उत्थे ही बड़ा होया, तो उत्थों ही आके इत्थे बुढ़ा हो गया। मैंने आपको बताया है विजीते ते ना जंजा जरूर चढ़े हो। आप किसी भी जज पर अलल ऐलान, खा वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सेशन का हो या नीचे लेवल का हो, आप अदम एतमाद कर सकते हो और अपना केस उससे हटवा सकते हो। ये आपका कानूनी हक है, ये कानूनी हक है, ये सवाबदीद नहीं है उनकी कि ये उनकी सवाबदीद ये छोड़े ना ना। आप अदम एतमाद का इजहार करो फैसला आने से पहले, तो फिर आपका केस कानूनी तौर पर वो जज नहीं सुन सकता, दूसरे तरफ जाएगा। तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आप बहस कर रहे हैं। मलक साहब, आप कोई दुनिया का वकील इधर ले आए भाई, राजा भाई साहब, यार जिस वक्त बात करता हूँ तो आपको याद आ जाती है कोई न कोई बात, ठहर जाए जी राजा भाई, बात मुझे करने थे मलक साहब से। मलक साहब, दुनिया को कोई वकील ले आए, वो ये कह दे एविडेंस प्रेजेंट हो चुका है, गवाहान प्रेजेंट हो चुके हैं, दोनों साइड की आर्गुमेंट सुनी जा चुकी है, फैसले का वक्त आ गया है, एक पार्टी ने आकर कहा जी हमें नहीं इत्मीनान। दुनिया को कोई वकील आप ले आए,
وہ یہ کہہ کئی دے دفعہ کہ ملک کیس ہو صاحب چکے کہہ ہیں سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ایویڈنس درست ہے کے، اور ٹھہرا ہی رہ میں تو کہتا ہوں چپ کر یہ تو بالکل وکیل صاحب غلط Shut بات up. کر رہے ہیں. رحیل بھائی یار بات مجھے ملک صاحب سے کرنے دو. بات یہ دنیا کا کوئی وکیل لے آئے وہ جو یہ کہے کہ ایویڈنس پریزنٹ ہو چکا ہے، دونوں طرف کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہیں، فائنل آرگیومنٹ سنے جا چکے ہیں، فیصلہ کا وقت مدعی نے خود لیا ہوا ہے اور فیصلے کے آئین ایک میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اس کے دوران انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ ہمیں نہیں اعتماد، تو وہ جج کو قابل قبول ہوگی دنیا میں اگر کوئی وکیل یہ آ کر کہہ دے تو ملک صاحب میں آپ کو سلوٹ بھی ماروں گا اور میں جتنا بھی فیصلہ ہوگا میں اس کو غلط کہوں گا. تھینک یو. ابھی سنیں اور یہ بات بھائی تھوڑا نا ٹائم دیں. طلعت بھائی یہ بڑی ایزی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا جی راجہ صاحب پتہ کیا سین ہے، آپ تھوڑے ہوئے ہیں جذباتی، آپ جیسا بندہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی نہیں ہوا، جب بات کرنا چاہو تو آپ لوگ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہو. نہیں راجہ صاحب ہم نے تو بڑے پیار سے اجازت مانگی تھی، آپ بولنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں سن لیا ہم نے. اس میں راجہ صاحب دیکھیں کہ ہر عدالت کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کے اختیارات ہوتے ہیں. اس پہ جو مدعی تھا اس نے اختیارات آ کے اور مینڈیٹ آ کے چیلنج کیا فیصلہ ہونے سے پہلے. مدعی نے آ کے بولا کہ میں نے تمہیں یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا دیا، میں نے تمہیں اختیار ہی نہیں تھا دیا جس طرح تم نے یہ ہر چیز کی ہے. تو اس کے بعد تو فیصلہ وہ بنتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ عدالتوں میں ہوتا ہے، آپ مینڈیٹ چیلنج کر دیتے ہیں عدالت میں جا کے، ایون کہ آپ سیشن کورٹ ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا اسی پر بات کر لیتے ہیں. جی اسی پر بات کر راجہ لیتے صاحب ہیں. ایک منٹ اجازت دے آپ دیں. نے عدالت کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کنڈکٹ کس طرح کرنا ہے. راجہ جی ایک منٹ اجازت دے دیں. پہلے علی صاحب سے تو بات ختم کرنے دینا. ایک منٹ اجازت دے دیں. 1 منٹ لے رہا ہوں، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں لے رہا. لو دیکھیں بات یہ ہے کہ بات انصاف کی ہے. راجہ صاحب کی بات سے اتفاق ہے کہ جب کیس سنا جا رہا ہوتا ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ سنا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اس وقت آپ اعتراض کر سکتے. جب ہر چیز ہو جائے اس کے بعد ان کورٹوں میں یہ اعتراض کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ کورٹ نہیں ہے، یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے جج ہیں، خود کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر پھر بھی شک کا فائدہ جو مدعی ہوتا ہے اس کو دیا جائے گا کہ اس کو شک ہو گیا کہ یہ فیصلہ ایمانداری سے نہیں کرے گا فیصلہ آنے سے پہلے، تو یہ چینج ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. پوری دنیا کی عدالت میں شک کا فیصلہ عدالت ملزم کی کو بات جاتا بتا ہے، مدعی دی کو آپ نہیں جاتا. عدالت پہ نہ جائے. عدالت کی بات آپ کو بتا دی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. بس ٹھیک ہے. تو آپ پھر وہی عدالت ہاں سے جی تعلق کر رہے ہیں. علی صاحب کے مینڈیٹ والی بات کو ذرا کر لیتے ہیں. جی علی صاحب کو پٹے مائک، کیا مینڈیٹ جی کس کا اختیار ہے مینڈیٹ لینا یا دینا؟ صحیح ہے، جو بھی ایک تو عدالت ہے نا، صحیح ہے، تو سب سے پہلے جب بھی کیس جاتا ہے ادھر جا کے یہ پہلے اسٹیبلش ہوتی ہے چیز کہ عدالت کے پاس یہ سننے کا مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں. وہ چیز جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر کیس آگے چلتا ہے. اس کے بعد بھی پھر بھی مدعی یا دونوں پارٹی میں سے جو بھی ہے وہ بعد میں بھی ڈیورنگ پروسیڈنگ بھی یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ اب ان باتوں کا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو پوری عدالت میں، پوری دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے راجہ بھائی. بات ختم ہوگی آپ کی. بولے آپ نے یہ کہا ڈیورنگ پروسیڈنگ بندہ کر سکتا ہے اعتراض، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں پروسیڈنگ ختم ہو گئی، ایویڈنس پریزنٹ ہو چکا، دونوں سائڈ کو سنا جا چکا، مدعی لے رہا ہے ٹائم عدالت کے اس کا فیصلے کا، اس کی مرضی کے مطابق ٹائم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد عدالت دوبارہ وہ ایویڈنس دوبارہ ریکیپ کرتی ہے. ریکیپ کرنے کے دوران ان کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے ایک ملزم کو اس کا وکیل جو ہے وہ یہ بتا دے کہ ایویڈنس آپ کے خلاف اتنا زیادہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا، ہر حالت میں آئے گا. اس وقت وہ کہہ دیتا چلو جی یہ کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو جج نہیں مانتے. اور دنیا کا کون سا نظام عدل جو ہے وہ آپریٹ کر سکے گا اگر ہر ایک بندے کو آخری منٹ پر آپ اجازت دے دیں چیلنج کر دو. جی کتنا سوکھا اسکیپ روٹ ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ پلہ چیلنج کر دیو. وہ چیلنج کرنے سے پہلے جج کا انتخاب کرتے وقت سوچو نا
कि मेरे इस बंदे पर मुझे इत्मीनान है या नहीं है। अगर इत्मीनान कर लिया है तो फिर आपको चाहे वो टिक टाक पर हो चाहे वो हो आम अदालत, उस वक्त फिर आपको फैसला मानना चाहिए। और अब आप अपना जो है वो डिग्निटी दिखाएं और ये जो चूक रहे हैं ये करने बंद करें। थैंक यू। अक्सर वकील आखिर तक कहते ही नहीं कि चीज कमजोर है। अक्सर वकील कहते मिनट ही मैंने नहीं भी है दियो कि मलिक केस आ साहब, जाएंगे। गल कर ला मैं भी, मैंने भी अद्धा कमेंट दियो मलिक साहब। गुजारिश ये है कि ज़िया भाई ने पहले ये बात बताई है कि हम मिसालें तो देते हैं उन अदालतों की जिन अदालतों में जज आपने खुद नहीं चुना होता, जज आपको गवर्नमेंट तफवीज़ करती है, आपको पता नहीं होता बदयानत है कि दयानतदार है, तो आप किसी मरहले पर उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर लेते हैं क्योंकि आपने खुद नहीं मुंतखब किया। यहाँ पर जज आपने खुद नॉमिनेट किया है, बल्कि आपके मुखालिफ फरीक को भी आपने बताया कि ये जज है, इससे हमने फैसला करवाना है। उसके बाद उस जज पर अदम इत्मीनान का इजहार करना, और वो भी उस आखिरी लम्हे पर जब आपको पता चल गया कि सारी शहादतें मेरे खिलाफ चली गई, अब ये फैसला मेरे खिलाफ होने लगा है। तो इंसानियत है। आपसे कम से कम इस राय की तवक्को नहीं थी जो आप राय दे रहे हैं ना। आपका काम था कि आप कहते भाई मैं तो वो बंदा हूँ कि जिसको माना हुआ है जज, वो अब जो भी कहता है गर्दन कहता है गर्दन दे दो, खून दे कहता है खून दे दो, जो भी कहता है उस पर अमल करो। ये वक्त पहले सोचना चाहिए था कि भाई हमने इसको जज चुनना भी है कि नहीं चुनना। जब चुन लिया है तो फिर भर्त भरो। अब ये कहना आखिरी लम्हे पर कि नहीं जी मैंने इसको देख लिया है, इसने लोगों से फलाने से राय क्यों लिया, तो फलाने से क्यों राय ली है, कोई है ये कोई जस्टिफिकेशन है? यहाँ पर वो वाली अदालतों वाली मिसालें ना दें। को पकड़ा जा सकता है, गद्दार को किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है जो गद्दारी कर रहा है। ये जिसको अपनी जुबान से पहले अपना जज माना है, फिर उसी जुबान से उसको गद्दार कहना शुरू कर दें। भाई यही तो आपका वतीरा रहा है साल हर साल से, कि जब भी आप हारते हैं या हारने लगते हैं आप चीख जड़ा डाल देते हैं। कोई एक दफा आपने फैसला माना है जज का? किसी भी इदारे में बंदा भर्ती होता है तो उसको जब गद्दारी के बाद दिखाना जाता है तो वो भी कह सकता है कि मुझे क्यों भर्ती किया था। वो भाई जब गद्दारी है, पकड़ा गया तो निकाल दिया। वो गद्दारी है। यहाँ पर एक जज है जिसको आपने दूसरे लफ्जों में अपनी जुबान दे दी है, अहद दे दिया है, अपना कौल करार कर लिया है कि आप मेरा फैसला जो करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा, खुद आपने मान लिया है। उसके बाद इस जुबान से आप फिरे कैसे हैं? मुझे वो शक्ल दिखा दें अपनी आईने में खड़ा करके अपने आप को कि इस मुंह से मैं फिर गया हूँ बात से, लानत उस मुंह पर। गद्दारी पकड़ी गई। ये आप भी जज्बाती हो रहे हैं अमर साहब, लानते शानते अभी से शुरू हो गई हैं, तो मैं लास्ट बात बोल के इजाज़त लेता हूँ। इसमें अमर साहब ये चीज़ देखें कि जब भी एक फैसला होता है ना या मुकदमा लड़ा जाता है, उसमें असूल अखलाकियात ये चीज़ें नहीं होती। आप अच्छे से जानते हैं कि अदालत में जाके आपने एविडेंस देना होता है, उसकी बिना पे फैसला होता है। सम टाइम जो सच्चा बंदा होता है उसके पास एविडेंस नहीं होता, उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। जो भी जज है वो मोरल इंसानियत ये चीज़ें नहीं देखता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब एक जो मुद्दई था उसने SOP दिए हुए थे कि मेरी बात सुनो, मेरे मुखालिफ की बात सुनो और तुम फैसला दे दो। ये SOP, ये अथॉरिटी, ये इख्तियारात उसने जज को दिए थे। जब उसे नज़र आया कि जज तो पूरे नज़र में फिर रहा है, पूरी दुनिया में फिर रहा है और ये बातें पूछता फिर रहा है, तो उसने बोला ये SOP नहीं थे, ये इख्तियारात ही नहीं थे तुम्हारे, मैं तुम्हारा फैसला नहीं मानता। इतनी सी बात है, और बताएं आप इससे ज़्यादा क्या बात है? तो जिस वक्त वो प्रेजेंट हो रही थी आर्ग्यूमेंट, उस वक्त वो कहता ना फैसले के वक्त क्यों याद आई? मुकदमा नहीं, बात सुने एक मिनट। मुकदमा इन्होंने दोनों ने राना जाहिद की ब्राड पर ही मुकम्मल पेश कर लिया था। उसके बाद जब इन्होंने अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, उसके बाद जज जो है वो काले चोर से मशवरा करे, दीवार से मशवरा करे, इस्तिखारा करे, 2 नफल पढ़ के फैसला करे, कुरान की आयत पढ़ के या योगा की मशक करके वो अपने आप को आसाब को रिलैक्स करके सोचे। ये उसका अपना सवाब दीदा है। आपने उसके हाथ में अपना फैसला पकड़ा दिया है। लेकिन मैं ये बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनकी कोई जुबान है, जिनका कोई अहद है, कोई कौल है, इकरार है। आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि आप ही वो लोग हैं
जिनके बारे में यहाँ कोई कह रहा था कि राणा जायद पलामा से बंदा, उसको मशीरों ने मरवाया है। यू आर वन ऑफ हिज मशीर्स, आपने शायद उसको मरवाया, अब आप बचाना चाह रहे हैं उसको। तो बचना उसने नहीं है, हमने उसको छोड़ना नहीं, उसको हमने कैमरे में बिठा के उसको कान पकड़वाने हैं, ये आप याद रखें, क्योंकि उसने जुबान की हुई है। यही फैसला हमारे खिलाफ आता तो हमारे खिलाफ भी यही एजिटेशन होना था। तो आप अब ये बहाने ना ढूंढें, दिलेरी करें और उसको कहें कि जो तुमने अहद किया हुआ उस अहद को निभाओ, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है। इसको जज माना था, इस जज की अब तुम फैसले से दस्तबरदार हो नहीं सकते, इसकी पोजीशन को तुम चैलेंज कर नहीं सकते जिसको तूने जज माना। एक बात आपने पहले शुरू में आते हुए कही थी, वो मैं उस वक्त का मौका नहीं मिल रहा था, आप कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो 5 लाख रुपया लेके जज ने पाकिस्तान में कैसे सजा दे दी। असल बात यही है ना कि आपने जितनी सुनी आपने तो इतना ही गौर करना है ना, दूसरा तो आपने पहले सोचना ही नहीं ना। नहीं आमिर यही तो साहब, मुसीबत मैंने है वो नहीं बोला था, वो फिर आपने गलत बात सुनी है। Incoming voice. बात बताइए कि मुतअद्दिद गुजरात डिस्ट्रिक्ट ये सेशन हो जज में सकता है जी, मुतअद्दिद इसमें कोई वाक़यात बहस ऐसे हुए। नहीं है। उस टाइम जैसे आपने बयान किया था, ऐसा फील हुआ कि अदालत में जज बोलता है कि इसे पैसे वापस दो और इसे अंदर डालो। ये हाँ जी, आपको समझ सेंस गलत है। जी, तो आपको इसमें बात तो और गलत तरह से- बहस नहीं है। ठीक तो ये तो अब आप ऐसा करें कि अगर आपने उनको मशवरा दे के आगे नहीं किया हुआ था तो मेहरबानी करें और राना जायद को कहें कि भाई तूने जज माना हुआ था, अब उस जज के हुक्म को ओबे करो हिम्मत करके। तो हिम्मत करके तो वो जो उसने फैसला दिया है जज ने, उसके फैसले पर अमल करो बस। जज लंबी फैसला चौड़ी महफूज कर सकता है, लेकिन किसी आमिर गली में साहब, जाके पूछ नहीं मैंने- सकता नहीं, मैं नहीं, क्या करूं या किसी क्या बंदे- करूं, अच्छा, कभी नहीं पूछ साहब, सकता। आपको उस जज को कोई मुअत्तल किया मशवरा जाता नहीं है। दिया। नहीं, सही है, अली साहब मैंने ठहर कोई जाए, अली कहा साहब नहीं। पर एक सवाल है। जी, जी। अली साहब पर एक सवाल है। जी, जी। अली साहब, दुनिया पूरी में मुझे एक ट्रायल बता दें हुआ हो और एक्सपर्ट विटनेसेस ना बुलाए गए हों। यहाँ पर जज ने यहाँ तक इंसाफ किया, जो उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, उस चार्ट के अंदर उन लोगों का भी एविडेंस लिया। यहाँ तक साबित किया जज ने कि ये जो आमिर भाई की ऑडियो सुनाई जा रही है, ये किसी और सवाल के जवाब की सुनाई जा रही है। ये क्यों नहीं ये करते कि उसका वीडियो एविडेंस पेश करें कि ये चार्ट है, इसी में यही सवाल कर रहा है, यही इसमें आमिर भाई जवाब दे रहे हैं। देखें, हर एंगल से जज ने देखा मुकदमे को। पीर साहब की शहादत ली, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पीर साहब और आमिर भाई के कोई इख्तलाफ हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो आपकी जमात का कोई बंदा है, मलक साहब ने खुद जाकर वहाँ मेरे सामने, मैं सुन रहा था, वहाँ पर जाकर कहा जी कि जो मैंने सुना है इसमें कोई शतमियत नहीं पाई जाती। देखें, ये सारा एविडेंस आप नहीं देख रहे, आप सिर्फ एक बात लेकर चल पड़े हैं जी कि क्या है जी कि वो जी उसने आखिरी मिनट पर आकर कह दिया था तो उसको मौका दे देना चाहिए था, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए थी। और रिलीफ जो फिर तो कोई ना किसी केस का फैसला होगा, ना कोई बात बनेगी, ना कोई बात आगे पीछे लगेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं, दुनिया में ये ऐसे नहीं होता। जज का इस्तिकाक है, वो अगर चाहे एक्सपर्ट एविडेंस ले सकता है, वो लोगों से शहादतें ले सकता है, वो वसी कर सकता है। इसको बोलते हैं सुओ मोटो। जज का खुद इख्तियार होता है इसमें। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल राजा सही साहब, तौर ये भी पर। आपकी बात वैलिड है, सो मोटो एक्शन भी लिए जा सकते हैं, पर वो साथ में मुद्दई तो भी बताना था ना उस टाइम कि ये सो मोटो एक्शन है। मैंने अब कोई जरूरी नहीं, मैं लिख कर राजा देता भैया, सुन हूँ। लेना, नहीं, राजा आप साहब, सुन ले, मैं बताता हूँ, सुन ले। क्योंकि जब भी सो मोटो एक्शन होता है ना, वो सारी पार्टियों तो जी और ठहर नहीं होता, ठहर जा, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है।
मैं एक तहरीर लिख कर देता हूँ जी कि ये अली साहब के हाथों की लिखी हुई तहरीर है, अली साहब कहते हैं कि ये नहीं मेरे हाथों की लिखी हुई तहरीर, जज के इख्तियार में है वो ये कहे, जो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट है वो आकर ये दो तहरीर देखे और ये बताए। अली साहब एक तहरीर लिखे इधर मेरे सामने, उसके बाद ये जो जावेद ने पेश की है तहरीर, इसको देखे एक्सपर्ट और बताए कि ये दोनों मिलती हैं तहरीरें या नहीं मिलती, ये एक बंदे की हैंड राइटिंग है या नहीं। ये जज का इख्तियार है, वो कर सकता है, वो उसको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये मैं ये एक्सपर्ट को बुला लूँ या ना बुलाऊँ, कोई इख्तियार नहीं है मेरा ये कहना कि जी ना बुलाना। मैंने जो लिख कर दिया हुआ है बस इसी पर फैसला करें। बिल्कुल इस तरह इंसाफ हो ही नहीं सकता। इंसाफ उस वक्त होता है जिस वक्त एविडेंस को इम्पार्शली देखा जाता है, दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स को देखा जाता है, दो एक्सपर्ट एविडेंस अगर ज़रूरत हो तो उसको बुलाया जा सकता है। एक बंदा जाकर अदालत में कह देता है मैं तो पागल हूँ जी, उस वक्त एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, इसका एग्जामिनेशन करें, इसका साइकोलॉजिकल रिपोर्ट दें, ये वाकई पागल है या बना हुआ है पागल। यार जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं जी कि हमारे खिलाफ एक फैसला आया है, इस तरह करें कि कोई न कोई रास्ता निकालें कि हमें राय फरार मिले, ऐसे राय फरार नहीं मिल सकती। आप इस तरह करें, डिग्निटी शो करें, आप कहें फैसला आ चुका, मेरिट पर हुआ है, हम फैसले को मानते हैं, फिर आपकी इज्जत है इसमें, ना कि उसमें आप ना गलतियां बजा जो गलतियां बनती नहीं वो गलतियां निकालनी शुरू कर दें। थैंक यू। मलिक साहब मेरी बात सुने, फैसला आ गया, फैसले से किसी ने इनकार किया है? ये कह रहे कि फैसले पे तो किसी ने इनकार ही नहीं किया, भाई फैसला आ गया ठीक है, उसके आगे बात हो रही, फैसला आ गया, सबको पता है फैसला दे दिया जी, जज ने कह दिया कि भाई ठीक है ऐसे करो। अब तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग राय दे रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, कोई कह रहा है भाई उनको आके कान पकड़ के यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई कह रहा है उनको छोड़ देना चाहिए। अब ये राजा साहब अंदर कह रहे हैं कि नहीं जी फैसला हो गया, उसे बातें ये ना कहें कि गलत हुआ है। गलत कोई नहीं कह रहा, किसी ने भी नहीं बोला गलत हुआ है। अगर जितने भी बंदे आए हैं सब ने यही बोला कि फैसला हो गया है, उन्होंने खुद जज मुकर्रर की थी कि चलो यार ठीक है, अब वो बंदा फैसला आ गया। अगर आप लोग उसको अपना इखलाक दिखा के कहते हैं कि ठीक है यार इतना ही काफ़ी है कि तुम तो शिकस्त मान लो आकर के, यही काफ़ी है, माफ़ी ना मान लो, इतनी सी बात हो रही है सर। मेरा ख्याल बात को तूल देने का फायदा कोई नहीं है। जब वो सामने आ जाएगा, कैमरा ऑन कर लेगा, फिर तो हम देखेंगे कि हम कितने बड़ेपन का मुजाहरा कर सकते हैं, कितने का नहीं कर सकते। असल चीज़ ये है कि उस फैसले को ये लोग कंट्रोवर्शियल कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो मशीर थे, जिन मशीरों ने मरवाया है ना, उन मशीरों ने अब उस फैसले को कंट्रोवर्शियल कहना शुरू कर दिया। फैसला कंट्रोवर्शियल नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं फैसला सही हो गया है। अब वो उसके खिलाफ भी आ गया तो भी उसको चाहिए कि उसके आगे सरे तस्लीम खम करे, फिर हम देखेंगे उसको माफ करना है या सजा देना, ये कह रहे हैं। इधर हाफ साहब जो जज साहब हैं वो ही कंट्रोवर्शियल हो गए हैं ना। चले कोई अली भाई कोई बात नहीं, हो गए हैं वो। अब उन्होंने आपको शायद याद नहीं, मेरी बात अली भाई जी आप अली भाई कल जब जज उन्होंने बनाए थे, मैं राना साहब की ब्रॉड पे गया था, जाके बोला था कि ये जज ठीक नहीं है, इसके पहले कि ये बाद में आप इस पे बातें करें, इसको पहले जज से हटा दें। उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था, लेकिन वो सब ने यही कहा था जो उनके मशीर बैठे थे कि नहीं ये जज ठीक है। हुण फैसला आ गया तो उनका फैसला मनन ना, मसला ये मैंने भी कहा था, मैंने खुद सुना था। एक मिनट अली साहब, टी अहमद ने भी कहा था, मैं सुन रहा था उस वक्त, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। टी अहमद ने भी उसको कहा था कि अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वो जाके उसको कह दो कि मुझे तुम जज कबूल नहीं हो। उसने कहा था नहीं मैंने नहीं जाना। जब वो फैसला सुनाने लगा है, जब उसको यकीन हो गया कि मेरे खिलाफ, क्योंकि पहले इसको उम्मीद थी कि मैंने केस बड़ा मजबूत बना के दिया, जहां से मर्जी सुने कुछ नहीं होता, फैसला मेरे हक में आना। जब इसको यकीन हो गया फैसला मेरे खिलाफ आने, फिर इसने चीख चढ़ा डाल दिया। मैं आपको रिकॉर्डिंग पेश करता हूं कि जब वो राय ले रहा था जज, उस वक्त टी अहमद ने इसको कहा कि अभी ब्रॉड बंद करो और जाके उसको कहो कि मैं तुम्हें जज नहीं मानता, यू आर नो मोर माई जज। तो उसने कहा, राना ज़ैद ने कहा नहीं नहीं होने दो, जो होता कुछ नहीं होता। इसको तसल्ली थी। वो तो शाम को इसको पता लगा अभी ये तो रस्सा मेरे गाल च पैन लगा। अली साहब गलत बात ना करें, इसको कंट्रोवर्शियल ना कहें, फैसला सही हुआ है,
हाँ आपके खिलाफ आया है, आप इस पे सब्र करें, सब्र की दरख्वास्त, अहमदी मुसलमानों से सब्र की दरख्वास्त है, टोनी साहब लिखा करते हैं। तो तेल उसमें लगा के रखा हुआ है, रस्से को, मूंज का रस्सा है, तो वो गले में डालें, फिर आखिरी वक्त पर हम फैसला करेंगे कि बुढ़ा बंदा है, इसको माफ़ करना है या सजा देनी है। ज़ाहिर है वो भी मेरी तरह 60 साल का है, मुझसे वो हो सकता है साल बड़ा ही हो, तो देखेंगे हम कि कल को हमारे साथ भी ये मसला हो सकता है। लेकिन ये ना कहीं कंट्रोवर्शियल फैसला है, फैसला सही हो गया है, अब उसको कहें कि गला तैयार करे, रस्सा तैयार करे, कैमरा तैयार करे, फिर आखिरी वक्त पे हम देखेंगे हमने क्या करना चाहिए। तो यामर साहब मुझे लगता है सबकी बातें सुन ली है तल्ला साहब ने, एंड में जो स्टेटमेंट देनी है तल्ला साहब ने देनी है, अब उनसे फिर पूछ लेते हैं। बातें सारी हो गई, अब रिपीट ही होनी है। जज के फैसले के बाद जज को फौरन मुअत्तल किया जाए, जज को मुअत्तल किया जाए, जज ने गद्दारी की है। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ इसकी अब बात नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं तल्ला साहब जहान दीदा बंदे हैं, समझदार ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਭਈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੀਕ ਝਗਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਉਂਝ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। बाती हो रहे हैं, किसी खुशी में जज्बाती हो रहे हैं। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਸਾ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸ ਵੱਢ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਪੈਣ ਮੈਂ ਨਸ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। नहीं अमर साहब अभी इधर ही ठहरिएगा, ये बात फिर ऐसी होती है ना, पहले भी 2-3 दफा रिपीट हुई है। ये आप सब उस बंदे ने तो नहीं था बयान दिया जो ये बात सुनने के बाद कि तुम मेरे अंदर सच्चे से गिरदो तो उतर, जो वो फौरन से उतर गया था, ये उसकी अल्फाज तो नहीं थे किंग? नहीं मैं तो अपनी बात करना किसी को नहीं जानता। कौन से अल्फाज नस वड्डण वाले ये नहीं ये तो टोनी साहब, ये तो टोनी साहब के अल्फाज, ये टोनी साहब के अल्फाज हैं। टोनी साहब ने बताया है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे ये बताया जा रहा था कि अगर आपने पैसे दिए तो वो छुरी लेकर अपना बैठा हुआ है सोफे पर, वो अपनी नस वड लेगा। कहते हैं मुझे ब्लैकमेल करते रहे ये लोग। नहीं बताया किसने था टोनी साहब? टोनी साहब को मुझे नहीं पता किसने बताया। टोनी साहब जो बीच में पैसे दे रहे थे, अलीम साहब थे, टोनी साहब थे, और सिद्धू जाट, वो क्या नाम, सिद्धू सियालकोटिया था। ये इस तरह आमर साहब फिर सुन लें कि ये जो नस वाली बात है ना, ये शायद आपके सच्चे शागिर्द नहीं बोली थी, उससे ये बात नहीं उसने बोली, किसने बोली, लेकिन टोनी साहब को तो ये कहा गया ना कि भाई वो नस वाट लेगा। मसला ये है भाई कि आपको जिस तरह ज़िया भाई कह रहे हैं, दुनिया में चलने के तरीके सीखने चाहिए। अभी आपको 125 साल हुआ है पैदा हुए, अगर इस तरह की आपकी हरकतें होंगी दुनिया में आप कैसे पनपेंगे? मतलब एक बात फैसला करवा के, सालिस मान के, उस बात से भागना, दौड़ना, गल से थिड़ना, बादहदी करना, क्या ये जेब देता है आपको? अभी कल की बात है, मुनाजरे में शेख इसरार ने कहा कि ये जो तुमने मेरी प्राइवेट गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग की है, इससे तो सारी जमात की क्रेडिबिलिटी दाव पर लग जाएगी, तुमने ख्यानत की है, वो प्राइवेट रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, और अब तुम उसकी धमकियां दे रहे हो कि मैं वो प्ले कर दूंगा। तो आपके मुनाजर ने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ जायज़ है जंग में, क्योंकि आपने हमारे चैनल पर स्ट्राइक मारी थी, तो हमें ये भी जायज़ है कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करें। मतलब इस तरह की गिरी हुई हरकतें करके तो आप दुनिया में क्या तरक्की सामने दुनिया यार, आप में कोई इखलाकियात, कोई असूल कोई है कि नहीं? दुनिया में जीने के, जिंदगी गुजारने के कोई असूल, इखलाकियत हैं कि हर चीज को आपने दाव पे लगा दिया है, हर चीज का सौदा कर दिया आपने? हिम्मत करें, उसको लाएं सामने राना जायद को, और उसको कहें कि जज ने जो फैसला किया है आप उसके आगे सरे तस्लीम खम करे, कैमरा ऑन करे, ज़िया भाई मौजूद होंगे, उसके बाद ज़िया भाई एंड टाइम पर क्या उसको कहेंगे वो देख लेंगे, लेकिन उसको कहें कि वो आके हाँ करे
कि हाँ बिल्कुल मैंने जो भी जज ने फैसला कर दिया है मैं उसको मानूंगा, ओबे करूंगा, और मैं कैमरा ऑन करके तो अपने कान पकड़ने लगा हूँ। वो कैमरा ऑन करे फिर देखते हैं। यार इन्नी ते कोई अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਵਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। मतलब कि मुश्किल की इंतहा वे कि फैसला खिलाफ आ गया तो हुण रोण चीख चिघाड़ा पाया होया। ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਆਖੇ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਛਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅਮਲੇਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਬੀ ਉਹ ਚਾਰਾ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭਰਾਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਥੱਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ 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 ਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਛੇੜ ਸੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜਨੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁੰਮਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਗਰੁੱਪ ਐਸਾ ਮਨੂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਲਾਂਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਮਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਾਵਾ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ। ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਸ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਲੋ, ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਪਤਾ ਜੇ ਜੱਜ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਦਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸ਼ਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਤਮਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਲੈਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਆਖਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰਾਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰਾਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਟਰਾਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੱਜ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾन तो थड़ना केंजे पिया? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर इन बेशर्मों को क्या पता कि ये क्या होती है। मलिक साहब माइक पुटो होना, गड़म हो गए हो। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵਰਿਆਚ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੱਜ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। राणा जाहिद को पेश किया जाए। मलिक साहब बैठक खोलो, सोमो ना, बुआ खोलो। प्रामणे आए ने तो बुलाओ ओनू, अपने अहमदी भरा नू, ते ओनू कहो आके कैमरा ऑन करके ते माफी मंगे, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲਈਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ भारत में कर रहना होगा। ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੈਫੀ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੈਫੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ, ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਮਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਛੁਰੀ, ਕਾਂਟਾ, ਬਲੇਡ, ਚਾਕੂ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਫੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਅਮਰ।